Hello friends, welcome to Banking Tube. So guys, in this video we are going to discuss about top 250 question of computer awareness. तो जैसा कि पता है आपको जो IPS RRB स्केल 1 2 3 इसके अलावा RRB असिस्टेंट और RBI असिस्टेंट इनमें टोटल एक कंप्यूटर का एक सेक्शन आता है जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं। सो उसके लिए ये कंप्लीट एक वीडियो बनाया गया है जिसमें कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कवर होंगे। उसके अलावा जो IPS PO SBI PO और IBPS असिस्टेंट इसके जो रहते हैं एग्जाम उनमें जनरल अवेयरनेस के साथ मर्ज होता है कंप्यूटर, तो पढ़ना सबके लिए ही पड़ता है। तो गाइज ये एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है कंप्यूटर अवेयरनेस जिसमें लगभग सारे टॉपिक कवर हैं और इजी से मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि इस बार का जिसने IPS RRB स्केल 1 और अपना असिस्टेंट दिया हो तो आपने देखा ही होगा काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। तो एक ही वीडियो है, ये शायद 2 घंटे का भी बन सकता है, 3 घंटे का भी बन सकता है। इसमें लगभग पूरा कंप्यूटर कवर है और जिनने तैयारी की है उनके लिए ये एक रिवीजन वीडियो है। मल्टीपल MCQ रखे गए हैं, इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को ग्रुप करें तो टुगेदर क्या बोलते हैं इसको। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के आते भी हैं क्वेश्चन। इसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस अगर साथ में ग्रुप कर दें टुगेदर तो रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर सिस्टम को। तो इसका आंसर हो गया कंप्यूटर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट टू इनटू द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट प्रोसेसिंग। डेटा को कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने को बोलते हैं प्रोसेसिंग। कंपाइलिंग क्या होता है? कंपाइलिंग कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड अरेंज इन द लिस्ट इज कॉल्ड कंपाइलिंग। इंपोर्ट करना, कोई भी चीज इंपोर्ट करना, मतलब उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्चुअल मीनिंग होते हैं वही यहाँ पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया प्रोसेसिंग। थर्ड क्वेश्चन इज बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर आर। तो बेनिफिट क्या होते हैं कंप्यूटर के? इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार अपन स्पीड में पढ़ लेते हैं और कुछ भी इस पर टिक कर देते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं। वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, करेक्ट है ये। सेकंड, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट ईदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। तो ये गलत हो गया है, क्योंकि एक्यूरेट आउटपुट तो दे देता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है अगर इनपुट करेक्ट दो या अनकरेक्ट दो तो ये आउटपुट हमेशा करेक्ट ही देगा, तो अभी इतना एडवांस नहीं है। थर्ड इज थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। तो ये भी गलत है ये, लेकिन अगर आज 5th जनरेशन की टाइम देखें तो ठीक है, AI मशीन लर्निंग इस तरह की चीजें आ गई हैं, तो हो सकता है ये भी प्रोसेस हो, लेकिन ये क्वेश्चन अभी जो इसका सूटेबल आंसर रहेगा वो केवल फर्स्ट रहेगा। अगर जिन्होंने AI और मशीन लर्निंग IoT आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। कलेक्शन करना अनप्रोसेस्ड आइटम को क्या होता है? डेटा। डेटा को आप कोई भी आइटम अनप्रोसेस्ड है तो वो डेटा हो गया, अगर उसको प्रोसेस्ड आइटम है तो वो हो जाता है इंफॉर्मेशन। इसका आंसर हो गया। और इसमें जो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चन लिया गया है। ये भी एक टॉपिक है, इससे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसमें सारा रटने का ही है, समझने का कुछ है नहीं वैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। सो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो एक ही है अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइस, अबाकस। सो इनके जो भी फाउंडर वगैरह हैं वो भी आपको याद रखना है। कैलकुलेटर तो आप जानते हैं जो अपना बेसिक कैलकुलेटर, ये सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी थी इसके अबाकस। तो इसको जिसने फाइंड किया था, इन्वेंट किया था, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्हीं के सरनेम से ये रखी गई थी, ब्लेज पास्कल। ये भी है डिफरेंट इंजन, एनालिटिक इंजन, ये भी उस समय की डिवाइसेस हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज ने इन दोनों को डिफाइन किया था। चार्ल्स बेबेज और एक शायद जॉन वॉन न्यूमन थे, जॉन वॉन मुलर थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर डिफरेंस इंजन बनाया था। और चार्ल्स बेबेज और एक और थे, इन्होंने मिलकर एनालिटिक इंजन बनाया था। तो इनका जो भी फाउंडर है, इनके नाम, ये सब आपको रटे होने चाहिए। काफी छोटा सा टॉपिक है कंप्यूटर, आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हो गया अबाकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, पास्कलाइन इज आल्सो नोन बाय, तो क्या बोलते हैं इसको? पास्कलाइन को एडिंग मशीन। तो इसको जो पास्कलाइन है इसको भी उन्हीं ने
फाइंड किया था ब्लेस पास्कल ने, उन्हीं के नाम पे रखी गई है पास्कलाइन। तो ये अबकस और पास्कलाइन ये दोनों ब्लेस पास्कल ने फाउंड की थी। एडिंग मशीन बोलते हैं इसे, या फिर अर्थमेटिक मशीन भी कई जगह बोला जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आप टिक कर सकते हैं। सो इसका आंसर हो गया एडिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। काफी बेसिक प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा कहीं भी। अब भले ही लोग इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता। ये सारे जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब कंप्यूटर के बड़े बड़े नाम रहे हैं कंप्यूटर हिस्ट्री में। तो वन बाय वन जो देख लेते हैं। डेनिस रिची ने सी फाउंड की थी, एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेपियर ने एक जॉन बॉन नेपियर, इनका नाम था जॉन नेपियर, इन्होंने भी 2-3 जो नेपियर्स बॉर्न करके एक मशीन थी वो इन्होंने फाइंड की थी। चार्ल्स बेबेज को आप जानते ही हैं, इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। जो कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग में योगदान दिया था वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था। डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, जो डिवाइसेस इन्वेंट हुई थी वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही हुई थी। और लास्ट है एलन टर्निंग। एलन टर्निंग और चार्ल्स बेबेज में एक डिफरेंस है, जो इनको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, एलन टर्निंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर विच स्टोरेज डिवाइस। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये जो कंप्यूटर है ये सब पुराने कंप्यूटर्स के नाम है, इनके फुल फॉर्म भी हैं कुछ ना कुछ, तो वो भी याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। एडिसेक का है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, क्लियर दिख नहीं रहा होगा पर आप सुन लीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। पहले जब बनाए गए थे तो उनको कैलकुलेटर बोला जाता था, बाद में से कंप्यूटर बोलने लगे। एडीवैक का वही है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मार्क 1 जो है ये देख रहे हैं, ये IBM द्वारा फाउंड किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो रहा एडिसेक। इनके जो फाउंडर हैं उनका भी नाम याद रखिएगा। एक जॉन मैक्वेरी थे, इन्होंने तो एडीवैक फाइंड किया है, और एडिसेक जॉन वॉन न्यूमन ने फाइंड किया था। तो इसका जो आंसर हो गया, पहली डिवाइस जो प्रोवाइड स्टोरेज इज एडिसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये भी याद रखिए, ये था यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मैं बता ही चुका हूं, ये दोनों कुछ नहीं होते। तो जो फर्स्ट पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था यूनिवैक। तो इसका आंसर हो गया यूनिवैक। चलिए नेक्स्ट। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन। तो इसकी एक टेबल है, आप वैसे फर्स्ट 5 जनरेशन होती है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में यूज होते थे ट्रांजिस्टर। थर्ड में होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ आप देखेंगे तो वेरी लार्ज सिलिकॉन चिप। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज सिलिकॉन चिप। तो इनका एक जो ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब एक सिलिकॉन, इसमें आगे सिलिकॉन एक मेटल होता है उससे मिलके बना होता है, ये भी याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब्स। इन सब की लैंग्वेजेस भी आप याद रखिए, जैसे मशीन लैंग्वेज यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में अपना कोबोल, फोर्टन असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी। थर्ड जनरेशन देखेंगे आप, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी। फोर्थ में C++, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए इसमें जो ऑप्शन में वो दे रखे हैं, ट्रांजिस्टर भी यूज होते थे सेकंड में, और थर्ड में यूज होता था IC। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑलरेडी बता चुका हूँ, मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड ऑफ
फर्स्ट जनरेशन, ये याद रखने की चीज है, तो इसका आंसर है माइक्रो सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल। ये भी एक रटने वाली चीज है, आप याद रखिएगा। टाइम शेयरिंग किस जनरेशन में स्टार्ट हुई? सेकेंड जनरेशन। ये आईसी में ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ, आईसी किस जनरेशन में यूज हुई? थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई। ये याद रखने की चीजें हैं, इन्हें आप बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। तो ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। चिप्स इज अ कॉमन निकनेम ऑफ, तो किसके लिए चिप यूज होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए। ये वही क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, किससे बनी होती हैं? ये बनी होती हैं अपनी सिलिकॉन से। इसका आंसर हो गया सिलिकॉन। अगला देख लेते हैं। पीसीज आर कंसीडर फोर्थ जनरेशन, कंटेन, क्या कंटेन करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर। ऑलरेडी एलिमिनेट भी कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का पता ही है, ट्रांजिस्टर पता ही सेकंड जनरेशन, दो तो वैसे ही कनेक्ट हो गए और डेटा इन्फॉर्मेशन कुछ होता नहीं है। बताओ माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एआई, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, ये सब किसके पार्ट है? फिफ्थ जनरेशन के। इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे अपन स्मार्ट वॉच पहनते हैं, मोबाइल है अपने पास, कंप्यूटर है, हेडफोन है, ये सब चीजें एक ही डिवाइस है, एक ही चीज से कनेक्ट है, किससे? आपके मोबाइल से। तो इंटरकनेक्ट होना, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जांपल है। तो इसका आंसर हो गया फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है, इसको याद रखिए। इंडिया का कोई फर्स्ट कंप्यूटर पूछे तो वो होता है सिद्धार्थ। कोई और पूछे इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो क्या हो गया? परम। परम, ये लिखा हुआ है परम 8000। इसके अलावा वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो सीडीसी 6600। तो ये तीन याद रखिए। सिद्धार्थ, अगर इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्थ, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600। तो क्या आंसर हो गया इसका? सिद्धार्थ। फर्स्ट कंप्यूटर पूछा गया क्योंकि यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। हु डेवलप्ड आईसी, आईसी किसने डेवलप की? कुछ नहीं याद रखेंगे, जेएस किल्वी ने डेवलप किया, तो इनका आंसर हो गया जेएस किल्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following is small microprocessor based computer designed to be used by one person? पर्सनल कंप्यूटर। इसका आंसर है पर्सनल। क्यों? क्योंकि जो पर्सनली यूज होता है वन पर्सन के द्वारा, तो उसका जो बेस्ट सूटेबल आंसर होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसलिए आप देखते होंगे पीसी बोलते हैं कंप्यूटर्स को आप। एक चलिए इसका आंसर हो गया पीसी। 21 के बाद 22 पे। 22 is desktop and personal computers are also known as। डेस्कटॉप वही है, पीसी और डेस्कटॉप, इनको एक पर्सनल कंप्यूटर होता है और किस नाम से जानते हैं? सुपर कंप्यूटर सर। अब इनको भी याद रखने की जरूरत है, आप मतलब एलिमिनेशन मेथड से निकाल दो। सुपर कंप्यूटर आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा, लार्ज साइज लार्ज स्पीड, मेन फ्रेम लार्ज साइज लार्ज स्पीड। सबसे जो बड़े कंप्यूटर होते हैं और कॉस्टली होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद जो आते हैं मेन फ्रेम, इनका साइज लगभग एक रूम से भी बड़ा हो सकता है कई बार। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। अगर अपन जो घरों में यूज करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप, वो सब माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आंसर हो गया माइक्रो कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये काफी डीप टॉपिक है पर अब इतने सिलेबस में है नहीं इतना, तो इसका एक फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये किस में यूज होते हैं? ये सब मिनी कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। फुल फॉर्म याद रखिए उस कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और किस में यूज होते हैं? मिनी कंप्यूटर में। इसका आंसर हो गया मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर? सो सर्वर
सर्वर तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो ऐसे जज नहीं कर सकते, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ओडो कंप्यूटर, ये तो टैबलेट को भी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर ठीक है, ये भी कॉस्टली है। इन सब में सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर मान लीजिए इसमें सुपर कंप्यूटर और होता ऑप्शन तो अपन सुपर कंप्यूटर को टिक कर लेते, लेकिन यहाँ इसलिए मेन फ्रेम है सबसे ज़्यादा कॉस्टली, सबसे ज़्यादा स्पीड होती मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो गया मेन फ्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। अब वही क्वेश्चन है साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, तो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। लार्ज, चारों में लार्ज कौन है? ये मेन फ्रेम इससे छोटा होता है। इसमें वही है, अगर सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं होता तो अपन मेन फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते। सुपर कंप्यूटर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, क्या नाम है? परम। परम 8000 वाले पूरा नाम, और परम भी इसको बोलते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सॉरी। और फर्स्ट कंप्यूटर अपना सिद्धार्थ। और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, EDC 6600। ये हो गया इसका आंसर परम। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटिंग ब्रेन वर्किंग। तो क्वांटम कंप्यूटर होता है इसमें, जिसमें ब्रेन वर्किंग को लेके फास्टर कंप्यूटर होता है। जो ये टेक्नोलॉजी, हालांकि इतनी डीप में आप समझोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और इतना यूज भी नहीं है इसका। तो बेसिक आप याद रखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग होता है। यहाँ भी ब्रेन वर्किंग दिखाई थे, वहाँ क्वांटम कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28। चलिए उससे पहले ये एक टेबल मैंने कॉपी की है एक बुक से। सो इसमें 1 बाय 1 जो दिया है बेसिक आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैक्यूम ट्यूब होता है, ट्रांजिस्टर होते हैं, IC होते हैं, इसमें जो स्टोरेज डिवाइस, ये सब और आप पढ़ सकते हैं। ये यूनिवैक वगैरह, यानी मैं सब बता चुका हूँ। मार्क 1 IBM ने डेवलप की थी। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आप एक बार इनको देख लीजिएगा। ये 4th जनरेशन, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। ये नीचे इनमें पॉइंट्स भी दे रखे हैं। सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड। एलन टर्निंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? आप कमेंट में बता दीजिए मुझे। जॉन वॉन न्यूमन। ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड हुआ है, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है। फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए, एक इन्फॉर्मेशन। ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1970। याद करने की चीज है, कुछ नहीं है समझाने का। इसका आंसर हो गया 1970। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कंपोनेंट होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, CU, ALU और मेमोरी यूनिट, ये कंपोनेंट होते हैं। तो इस तीनों को मिला के जो बोलते हैं उसे सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसका आंसर हो गया सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू CPU। तो कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस। कोई भी चीज अपन एंटर कर रहे हैं तो वो होता है इनपुट, और जो डिस्प्ले हो रहा है वो होता है आउटपुट। यहाँ पे अब ये आपको देखने में इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया इनपुट। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज अ टाइप ऑफ इनपुट। डेटा एज अ इनपुट जाता है, प्रोग्राम जाते हैं इनपुट, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दीज। काफी इजी क्वेश्चन है। तो 32 देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड क्या है? क्वेश्चन में ही दे रखा है, मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स से आई और कंप्यूटर में डाल दी, तो कंप्यूटर में कुछ भी चीज एंटर हुई तो वो हो गया इनपुट। इसका आंसर हो गया इनपुट। देख लेते हैं 33। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ IC, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, CPU। इसमें दे दीजिए जो प्रोसेस करता है डेटा को एंड कंसिस्ट ऑफ IC, तो ये CPU की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बाकी डिवाइस तो सब
अपने अपनी अलग अलग हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क आपको पता ही एक्सटर्नल डिवाइस होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। उसका जो सुटेबल आंसर है वो है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। द सीपीयू इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ठीक है, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है, इससे पहले वाले भी एक क्वेश्चन उन्होंने बताया, तो कंट्रोल यूनिट, सीयू, एएलयू, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट, इन तीनों से मिलके एक सीपीयू बनता है। तो इसका जो सुटेबल आंसर है दैट इज कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 35, CPU is fabricated as a single integrated circuit which is known as microprocessor। ये सब इसी के पार्ट है। आंसर हो गया 35 का माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिक यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। लॉजिक यूनिट का क्या काम रहता है। जो अब इसमें अगर अपन जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है टू कंपेयर नंबर्स। लॉजिक यूनिट का ये काम रहता है, तो इसका आंसर हो गया टू कंपेयर नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इश्यूड कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो ये इसके जो ऑप्शन है ना, एएलयू, अब केवल एएलयू लिखा है, इसका अगर फुल फॉर्म देंगे तो आप उसी से समझ जाएंगे। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो इसका आंसर हो गया एएलयू। जो कैलकुलेटिंग करता है, कंपेयरिंग करता है, वो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, एएलयू। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, the portion of the CPU that coordinate the activity of all other computer components। CPU का वो कौन सा पोर्शन है जो कि जो कंप्यूटर के बाकी के पोर्शन है उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटीज को, तो वो कौन सा है, कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन। वही सेम क्वेश्चन है, घुमा के दे दिया, कंट्रोल यूनिट इसका आंसर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी बोलते हैं क्योंकि एक चिप की तरह होता है। तो इसका आंसर हो गया माइक्रो चिप। 41 देख लेते हैं, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी। जो मेमोरी यूनिट है वो कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद सीपीयू, इसको मेन मेमोरी वो बोलते हैं। इसका आंसर हो गया मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, तो एड्रेस बस आईओ ऑफ आईओ डिवाइस, आईओ डिवाइस इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय। तो काफी अच्छा है। तो इसका जो आंसर है बेसिकली एड्रेस बस रहेगा। तो ये बस रहती है, इनको जिससे डेटा इधर उधर होता है, एड्रेस बस होती है एक, इसके अलावा डेटा बस होती है। तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, याद रखिएगा, और डेटा बस कैरी करती है डेटा बिटवीन द प्रोसेसर और अदर डिवाइसेस के बीच। और एक कंट्रोल बस होती है जो कैरी करती है क्या, कंट्रोल सिग्नल। तो यहाँ पे एड्रेस जो कैरी करती है वो होती है एड्रेस बस। इसका आंसर हो गया एड्रेस बस। 43 देख लेते हैं, 43 इज विच इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब ये वैसे तो कंप्यूटर का पार्ट है, पर ये ना भी हो तो भी कंप्यूटर चलेगा। सीपीयू, सीपीयू के बिना कंप्यूटर चल सकता है, नहीं, तो ये तो नहीं। माउस, माउस के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। मॉनिटर, इसके बिना डिस्प्ले ही नहीं है, कैसे चलेगा। यूपीएस, यूपीएस आपको पता ही है क्या होता है, पहले जो छोटा सा एक रहता है जिससे अगर इनकेस इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो इसमें 15 मिनट का बैकअप रहता है, इससे कंप्यूटर शट डाउन ना हो। तो ये बड़ी उस पर भी आता है। तो यूपीएस, तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको जानना हो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। इसका आंसर हो गया, जो कि कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है यूपीएस। 44, a uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as, क्या होता है, टाइम स्लाइस होता है। तो द आंसर इज टाइम स्लाइस।
टाइम स्लाइस मतलब वैसे आप जानना चाहें तो मतलब एक शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है, टाइम अलॉटेड टू ईच यूजर ऑफ प्रोग्राम इन अ मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम। मतलब जैसे आप 5-6 प्रोग्राम खोल रहे हैं तो उसको पर्टिकुलर किसको कितना टाइम देना है, उसे टाइम स्लाइस एक कंप्यूटर का कीवर्ड है। सो अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। डीएमए इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायनामिक, अब ये भी इसमें कई बार इस तरह भी पूछ लेते हैं डीएमए में डी क्या है। तो अगर आप पूरा लिखा हुआ है तो आप याद, तुरंत याद आ जाएगा, रिकॉल कर लेंगे, लेकिन तो आप अगर केवल डी पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डायरेक्ट भी हो सकता है। तो इसका टोटल याद रखिए पूरा फुल फॉर्म। मतलब इसका एक ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रहता है, अलाउ करता है सम हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अनदर कंप्यूटर डिवाइसेस। तो इसका आंसर हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। ये अभी रिपीट हो गया, यूपीएस आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं 47। टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। जो कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करता है प्रोसेसर की, उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। आंसर हो गया क्लॉक स्पीड। 48 देख लेते हैं। अब ये एक आर्किटेक्ट है कंप्यूटर का, तो जिनको नहीं पता उसका एक बार समझ लीजिए। इनपुट रहता है सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये मेमोरी यूनिट। इसके अलावा ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क या पे पेन ड्राइव वगैरह जो अटैच रहती हैं, आउटपुट यूनिट। तो 48 नंबर देख लेते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, तो इसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो जो भी कंप्यूटर कंपोनेंट है जिसे अपन टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। और कंप्यूटर की कोई ऐसा पार्ट जिसको अपन टच नहीं कर सकते वो होता है सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर का ब्राउजर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है? जो माउस होता है, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, ये सब हार्डवेयर जिन्हें अपन टच कर सकते हैं। तो द आंसर इज हार्डवेयर। So 49 is which of the following is not a hardware? प्रोसेसर चिप इज हार्डवेयर, छू सकते हैं अपन। प्रिंटर छू सकते हैं, हार्डवेयर। माउस छू सकते हैं, हार्डवेयर। जावा क्या है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे। और जावा को किसने इन्वेंट किया था? जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग इसके फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो गया जावा। सो 50 देख लेते हैं। Device is an hardware component that allow you to enter data. Enter data, input. Always remember. आंसर हो गया इनपुट। नेक्स्ट देख लेते हैं 51। कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक कीबोर्ड, क्या? इनपुट। जॉयस्टिक वो एक गेम खेलने की डिवाइस रहती है, कीबोर्ड आप जानते हैं, माउस आप जानते हैं। इसका आंसर हो गया इनपुट। द मोस्ट कॉमन मेथड टू एंटरिंग टेस्ट न्यूमेरिक डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ, तो जो बेस्ट मेथड है प्लॉटर। ठीक है, ये आउटपुट होता है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर स्कैन करती है, इनपुट देती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। तो बेस्ट मेथड है वो कीबोर्ड ही है जो एंटर करने का है। तो मैं सबसे बेस्ट देखा जाए तो इनपुट डिवाइस केवल कीबोर्ड है। इसका आंसर हो गया कीबोर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिफ्ट अल्ट कंट्रोल आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग की। तो ये कौन सी की रहती है? मॉडिफायर की रहती है। फंक्शन की क्या? F1 F2 F3 ये सब फंक्शन की रहती है। मॉडिफायर की में आता है शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल। तो आंसर हो गया मॉडिफायर की। 54 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? काफी इजी क्वेश्चन, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, इनपुट डिवाइस। 55 देख लेते हैं। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस। इस तरह की प्रिंटेड लाइन रहती है, कई बार ऐसी रहती है, तो ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बारकोड। तो याद रखिएगा, बारकोड, प्राइस, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्कैनर आपको पता ही है। इसका आंसर हो गया बारकोड। अभी आप जाते हैं कहीं शॉप वगैरह पे, तो हर जो प्रोडक्ट रहता है, आप डी मार्ट में जाए, वी मार्ट में जाए, हर प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड लगा रहता है जिसको वो स्कैन करते हैं और उससे उसकी प्राइस आ जाती है कंप्यूटर। तो एन एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट आर इंटरप्रेटेड पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर। तो जब आप पहले, आज से 10 साल पहले जो बैंक वगैरह के एग्जाम देते थे, तो वहां पर एक शीट आती थी जिसमें 4 या 5 गोले रहते थे, उनको पेंसिल से भरना रहता था। इसको बोलते थे OMR सीट। तो ये वही कह रहा है, पेंसिल से मार्क ऑन। तो आंसर क्या हो गया इसका? OMR।
OMR का फुल फॉर्म याद रखिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं 57, इसका आंसर हो गया OMR। MICR स्टैंड करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म याद रखिए, 9 डिजिट का होता है। MICR कोड हर ब्रांच का होता है, जिसमें जो चेक होता है आपका, चेक के यहाँ नीचे लिखा रहता है 9 डिजिट का, तो बोलते हैं MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। डिजिट याद रखिए 9 डिजिट का होता है। Which of the following group consist of only input device? इनपुट डिवाइस जो करता है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर नहीं, आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो फोर्थ आंसर हो गया 58 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द CRT। CRT के अंदर क्या होता है? आपने अगर आज से पहले जो 10 साल तो ज्यादा बोल दिया, और 15 साल पहले जो LCDs आती थी, जिन्हें आज जो बोलते हैं वो तो LCD है, लेकिन उनको पहले को CRT बोलते थे। बड़ी सी टीवी रहती थी, पीछे से रहते थे, उनको CRT बोला करते थे, कैथोड रे ट्यूब। उसमें जो बनती थी वो वैक्यूम ट्यूब डलता था, उन्हें CRT बोलते थे। फिर आती थी LCD, फिर आने लगी LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इसका ही फुल फॉर्म याद रखिए, CRT का कैथोड रे ट्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो जो प्रिंटर की स्पीड किससे काउंट होती है? DPI, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। नेक्स्ट 61, तो द इम्पैक्ट प्रिंटर आर, तो क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। अब इसके प्रिंटर में थोड़ा समझा देता हूँ जिनको ना पता हो। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो नॉइजी होते हैं और आवाज भी ज्यादा होती है, और जो प्रिंट करते हैं केवल टेक्स्ट प्रिंट करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो पिक्चर भी, ग्राफिकल भी प्रिंट कर देते हैं। इसमें एक ही इंक यूज होती है इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में कई सारे जो कलर प्रिंटर रहते हैं वो सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहते हैं। जो पुराने जमाने में यूज होते थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर थे, अब सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। इसमें जो एग्जांपल है इम्पैक्ट के साइड, डेजी व्हील आपने सुना हो, डॉट मैट्रिक्स सुना हो, ड्रम प्रिंटर सुना हो। तो पहले रेलवेज में आपने देखा हो, रेलवे मशीन जो टिकट प्रिंट होते थे वो प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रिंटर्स के टाइप इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर आते हैं डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, इसके अलावा डेजी व्हील, और इम्पैक्ट में आते हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये कॉमन एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक मिस हो गया, 62। 62 द एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, भाई ऑलरेडी जो उस पन्ने बताया था वही घुमा के पूछ लिया इन्होंने। क्या आंसर हो गया? इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट और लेजर। 63, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन। काफी इजी क्वेश्चन है, सुनने में ही पता चल रहा है क्या पूछना चाह रहा है। जो डिवाइस है कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन, किस टाइप की डिवाइस है? तो वो आउटपुट डिवाइस है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस है ऑप्शन इसमें, ये है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म। डेटा केबल के लिए रहती है। 65 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ USB की प्रॉपर्टीज क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस की? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, मॉनिटर आर कंसीडर टू बी अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो है नहीं, डेटा है नहीं, इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ये प्रिंटर और मॉनिटर क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। 67, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव। तो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर आता है मेन मेमोरी, और इसमें रैम होता है, रोम होता है। रैम के भी कई सारे टाइप हैं, डी रैम, एस रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक मिनट में आपको फिर से लिख के बता दूं इस पर।
सो मेमोरी दो होती है, एक हो गया प्राइमरी और एक हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आता है मेन मेमोरी, और सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी आप कोई भी समझ लीजिए, एक तो परमानेंट होती है, इसके अंदर अपनी जो हार्ड डिस्क रहती हैं, पेन ड्राइव रहती हैं, इस तरह की जो डिवाइसेस रहती हैं वो सब सेकेंडरी डिवाइसेस में आते हैं। इसके अलावा जो अपनी प्राइमरी मेमोरी रहती है, मेन मेमोरी के अंदर भी रैम आता है एक, और एक आता है रोम। रैम भी दो तरह की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। और रोम होती है दो तरह की, तीन तरह की, पी रोम, ई पी रोम और ई ई आर रोम। मतलब ई ई आर रोम मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रोम, इरेजेबल रोम और पी रोम। तो ये टाइप में, ये काफी डिटेल में थोड़ा बता सकता था मैं, पर ये थोड़ा पेन टेबलेट में इशू है। बाकी आप ये मेन चीजें हैं वो याद रखिएगा, जो प्राइमरी मेमोरी रहती है वो रहती है वॉलेटाइल, और जो सेकेंडरी रहती है वो होती है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल का क्या अंतर है? नॉन वॉलेटाइल में हमेशा स्टोर हो जाएगा, और इसमें जो मेमोरी रहती है वो टेम्परेरी रहती है। ये रैम है, ये टेम्परेरी मेमोरी है, आप यहाँ कुछ भी स्टोर करेंगे तो ये परमानेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, यहाँ परमानेंट स्टोरेज होता है, इसलिए इन्हें नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। आंसर क्या हो गया? टू। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के दो प्रकार ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको। क्या क्या बता चुके हैं बताइए? रोम और रैम। क्योंकि मेन मेमोरी किसके अंदर है? प्राइमरी के अंदर। फ्लॉपी और हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। 69 देख लेते हैं, विच मेमोरी इज यूज्ड एज अ टेम्परेरी मेमोरी। कौन सी? ऑलरेडी बताई दो मेमोरी मैंने, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल जो जो कि टेम्परेरी इसमें होता है स्टोर, और नॉन वॉलेटाइल में परमानेंट। इसके अंदर हार्ड डिस्क आती, पेन ड्राइव आती, मतलब अपनी जो सेकेंडरी मेमोरी पूरी इसमें आ जाती है। इसमें केवल रैम आती है, अपनी रैम। रैम में परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70, कैचे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंपोनेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। कौन सी मेमोरी? वॉलेटाइल। कैचे मेमोरी और मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। आपका कंप्यूटर चल रहा है, कुछ मेन मेमोरी में, रैम में कुछ है, कैचे में कुछ है, और एकदम ही लाइट चली गई और कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो वो डेटा आपका रेज हो जाएगा। तो वो कौन सी मेमोरी में होता है? वॉलेटाइल। स्टोरेज दैट रिटेन्स इज डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर चल रहा है, कोई चीज अपन स्टोर की है और एकदम लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गया, लेकिन फिर भी आपका डेटा बचा रह गया, रिटेन्स इज डेटा। तो ये कौन सा हो गया? नॉन वॉलेटाइल। ये दो तरह के क्वेश्चन आप समझ गए। इसमें ये कहना चाह रहा है, जब पावर ऑफ हुआ तो जो टेम्परेरी मेमोरी में था वो रेज हो गया, तो वो हो गया वॉलेटाइल मेमोरी। और इसमें कहना चाह रहा है डेटा बचा रहा पावर ऑफ होने के बाद भी, तो वो हो गया नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम। तो मैंने ऑलरेडी तीन चीज आपको बता दी है जो रोम की रहती। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद रहता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड रहता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तीन टाइप में रोम के फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये नहीं होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। ईडी रोम कुछ नहीं होता है। तीनों के फुल फॉर्म बता दिए, वो भी याद रखिएगा आप। 73, कैचे मेमोरी एक्ट बिटवीन। किसके बीच एक्ट करती है? तो सीपीयू और रैम के बीच रहती है कैशे मेमोरी। सबसे अगर कोई फास्टेस्ट मेमोरी पूछे तो कैशे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरीज में आती है। 74, तो इसका ऑलरेडी आंसर दिख गया है, वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी में एक टाइप होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब ये है नहीं आपके पीसी में, कहीं भी फिजिकली नहीं है, पर ये एक तरह का एक इल्यूशन कराती है कि एक्सट्रीम लार्ज मेमोरी है, तो इसलिए इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है लेकिन है। जैसे कई बार आप क्लाउड वगैरह पर भी जाते हैं, तो वो भी जो मेमोरी स्टोर होती है उसे भी अपन वर्चुअल मेमोरी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। मेन फोल्डर क्या होगा? मतलब कोई भी आपकी डिवाइस है, अब माय कंप्यूटर ओपन करते हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, तो इन्हें रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। याद रखिए, जो सबसे टॉप फोल्डर रहता है वो रूट डायरेक्टरी रहता है, फिर उनके नीचे आप सब फोल्डर बनाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में उसे रूट डायरेक्टरी बोला जाता है।
76 द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। क्या परफॉर्म नहीं कर सकते? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोर कर सकती है डेटा लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकती। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फैच ऑपरेशन, ऑल ऑफ दी अबव। कुछ नहीं कर सकती, ऑल ऑफ दी अबव आंसर है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब ही केवल स्टोर करना है, कोई परफॉर्म करना नहीं है कुछ भी। 77 तो हार्ड ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर ऑब्वियसली वोलेटाइल। वन वोलेटाइल मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी तो करती नहीं स्टोर। तो बेस्ट सुटेबल आंसर है, परमानेंट डेटा को स्टोर करती है हार्ड ड्राइव। 77 का आंसर हो गया परमानेंट डेटा। 78 सीडी यू कैन, तो फुल फॉर्म से ही पता है, रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फुल फॉर्म से ही समझ आ रहा है। तो पहले आपने अगर पुराने जो सीडी प्लेयर आते थे, डीवीडी प्लेयर आते थे, आपने सुना हो, तो उनके अंदर जो रहते थे रीड एंड राइट। अगर सीडी का मतलब फुल फॉर्म था कंपैक्ट डिस्क। और जो अपन कई बार सीडी खरीद के लाते थे मार्केट से, कई बार रीड ओनली भी रहती थी और रीड एंड राइट भी रहती थी। तो इसलिए ये इनको बोला जाता है रीड एंड राइट और केवल रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीडी रोम किसका एग्जांपल है? सीडी रोम अभी बताया मैंने, डेटा स्टोर करते थे। ऐसी गोल सी डिस्क आती थी जो सीडी प्लेयर वगैरह में लगती थी, इनके अंदर मूवीज वगैरह, सॉन्ग वगैरह सब प्ले कर सकते थे अपन। तो एक तरह की स्टोरेज डिवाइस थी, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। 79 विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? फ्लॉपी डिस्क। वो पुराने जो विंडो एक्सपी के कंप्यूटर्स आते थे उनमें जो फ्लॉपी डिस्क डला करती थी, इस तरह की होती थी, काफी छोटी होती थी डिवाइस। और प्रिंटर आपको बताइए क्या है? आउटपुट डिवाइस, डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क। इसमें जो बेस्ट आंसर प्रिंटर। इसमें स्टोरेज डिवाइस क्या नहीं है? प्रिंटर नहीं है। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क कंपेयर्ड प्रिंटर। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 81। वही डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म 81। तो इसमें तो मुझे फुल फॉर्म दिख ही नहीं रहा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हालांकि कई बुक्स में इसको वीडियो भी कहा गया है, तो अगर ऑप्शन नहीं है तो अपन इसको चुन लेते हैं, जो मोस्ट सुटेबल है। कई वर्सेटाइल बुक ही बोलते हैं इसको वर्सेटाइल डिस्क। ये है इसमें ऑप्शन, तो डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइज ऑफ एनी वर्ड और नंबर इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की यूनिट रहती है ना मेजरमेंट के लिए, उसे बिट में मेजर करते हैं। अब बिट रेफर टू, क्या रेफर करता है बिट? अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज, form of storage, a value equal to kilobyte, a value equal to megabyte, the smallest unit of digital information, the same thing as pixel। तो इसका आंसर है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। वैल्यू इक्वल नहीं होती मेगाबाइट में, केबी इनमें भी नहीं होती। बिट, बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, केबी, केबी के बाद आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट। हमने अभी तक सबसे बड़ी डिवाइस सुनी होगी, टीवी सुनी होगी, जो अपन फिजिकली परचेज करते हैं, हार्ड डिस्क, 1 टीवी, 2 टीवी। इसका आंसर हो गया द स्मॉलेस्ट डिवाइस। 84 निब्बल। विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स? निब्बल, एक निब्बल बराबर होते हैं 4 बिट्स। 1 बिट बराबर 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट बराबर 8 बिट। ऐसे ये क्रम आगे बढ़ता चलता है। इसका आंसर हो गया अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, कितने बिट का कलेक्शन है ऑलरेडी अभी बता दिए पिछले उसमें, 8 बिट का।
द कंप्यूटर एब्रीविएशन केवी, तो ये फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट तो भी होते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन 87। तो विच ऑफ द मतलब स्टोरेज के हिसाब से सिक्वेंसली जमाना है, कौन कितना बड़ा है, तो वन बाय वन चेक कर सकते हैं। बाकी जो इसका आंसर है वो किलोबाइट से बड़ा होगा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होगा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट और फिर पेटाबाइट। तो ये याद रहने चाहिए आपको। और इससे नीचे बाइट से भी स्टार्ट कर सकते थे। बाइट्स सबसे छोटा निब्बल, निब्बल से बड़ा बाइट्स, बाइट्स के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, तो याद रखिएगा। जो मैंने टेबल इसकी बना दी है क्रम में, एक बिट में क्या 0 1, 4 बिट 1 निब्बल, 8 बिट 1 बाइट 2 निब्बल 1, ये आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब पता है, टेंजिबल मतलब जिनको छू सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिनको छू नहीं सकते। तो कौन सी चीज है वो इंटेंजिबल डिवाइस है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को छू सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज भी किस तरह का है, पर यहाँ जो बेस्ट आंसर है सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर? कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है? नहीं। हार्ड डिस्क हार्डवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है। स्कैनर हार्ड डिस्क है, हार्डवेयर है सॉरी। माउस हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको बताइए ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसका आंसर हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? यूज्ड ओनली फॉर आउटपुट, गलत। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, नहीं। यूजर इनपुट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक सॉफ्टवेयर की जब भी कोई डेफिनेशन पूछे तो इसकी सबसे इजी और स्मॉल डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और कोई भी प्रोग्राम है वो सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसका आंसर हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। 90, collection of various program that helps control your computer is called system software। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम, एक होते हैं एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो आते हैं वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे कंप्यूटर रन होता है, और कंप्यूटर इन्हीं सॉफ्टवेयर पे चलेगा। उसके बाद आप उनको अदर जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है वो डाल सकते हैं। तो अदर एक्सटर्नल होते हैं एप्लीकेशन। और सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे एग्जांपल है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर इसी पे रन करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं डला होगा तो कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा। तो ओएस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्वेश्चन में a collection of various program that helps control your computer is called system software। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ ही थे आप। और ये नीचे तीन जो दे रखे हैं ये एग्जांपल हैं किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। मतलब ये रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को, पर हैं तो काम इजी होगा, इसलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा गया है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, सो क्या नहीं है जब कंप्यूटर बूट नहीं करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? कंप्यूटर को रन कराने के लिए बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। कंप्यूटर को ऑन करते हैं जब अपन तो वो बूटिंग प्रोसेस चालू होती है। बूटिंग प्रोसेस किसके हेल्प से चालू होती है? ओएस के हेल्प से। आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बायोस, बायोस भी उसी को बोलते हैं जो बूटिंग की प्रोसेस रहती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है, इसी का फुल फॉर्म पूछा है क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो गया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 93 देख लेते हैं। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस? स्पेशल पर्पस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आंसर होना चाहिए इसका। यस। 94 देख लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर टू हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर इज कॉल्ड एज। मतलब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई एक सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोग्राम है, उस वो और बेहतर चले किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब इसके काम नहीं ले रहे हैं लेकिन इसकी हेल्प से ये दूसरा सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है, तो दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम। आंसर हो गया यूटिलिटी प्रोग्राम। व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या होता है? बैकअप
पढ़ लीजिए ऑप्शन, कनेक्ट हिज नेटवर्क टू मोर कंपोनेंट, कॉपी टू सेव अ डेटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, ठीक है, फिल्टर ऑन डेटा। अब थोड़ा एग्जांपल बैकअप क्या होता है मैं समझा देता हूँ। आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ मतलब मान लीजिए मैं एक वीडियो ही बना रहा हूँ। अब ये वीडियो मैंने बना ली, उसके बाद मैंने इसकी वीडियो की एक कॉपी अपनी एक हार्ड डिस्क में रख दी और एक कॉपी मेरे लैपटॉप में है। तो मान लीजिए मेरा लैपटॉप अगर क्रैश कर गया तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास बैकअप था इस वीडियो का। बैकअप कहाँ था? हार्ड डिस्क में। तो कोई भी डेटा है उसके कहीं एक एक्स्ट्रा रखना उसे बैकअप बोलते हैं। कहीं इनकेस कुछ हो जाए या करप्ट हो जाए फाइल तो वहां से अपन डेटा लगे कॉप। तो इसका जो बेस्ट आंसर है सेकंड है, कॉपी टू सेव अ डेटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन। 96 देख लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, हेल्प के लिए यूज होता है। ये मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन निकल चुका है, रिपीट पे है। क्या फुल फॉर्म होता है सीएडी का? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। What type of software create a smaller file that is faster to transfer over the internet? मतलब what type of software create a smaller file? अच्छा, वो कंप्रेशन वाला होता है। आप जिप फाइल अगर आपने देखी हो, अपन ऐड टू जिप आता है, राइट क्लिक करिए कोई भी फोल्डर पे या इमेज पे तो कंप्रेसर होता है, मतलब जिप करना उसको, उसे कंप्रेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो डिस्क क्लीनर हेल्प टू फ्री क्या? स्पेस। डेटा फ्री नहीं होता, डेटा तो डिलीट होगा, रिसाइकिल बिन में चला जाता है डेटा। रिसाइकिल बिन क्या होता है? एक ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ये पड़ा होता है। अगर आप कोई भी डेटा डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके तो पहले बिन में जाता है। और एक परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? शिफ्ट प्लेस डिलीट। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये डिस्क क्लीनर किस क्या हेल्प के लिए यूज होता है? तो स्पेस के लिए होता है, स्पेस खाली हो जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन हुए हैं अपने। A collection of program that control how your computer system run and process information is called operating system। अभी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये सब सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज होते हैं। टर्म इसमें लगा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो मेन सॉफ्टवेयर होता है। 101, it is the program that manage the hardware of the computer system including the CPU, memory, OS same OS। तो अब देख लीजिए OS is the main component of your computer और ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी बार आप देखते हैं एकदम सिस्टम नहीं चल रहा तो इंजीनियर बुलाएंगे तो कहेगा इसका OS क्रैश कर गया, सिस्टम क्रैश कर गया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। तो इसमें फिर नकली विंडोज भी डाल देते हैं। मैं सुना हूँ पायरेटेड विंडो डलेंगे, विंडोज भी काफी महंगी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन होता है, रिसोर्स एलोकेशन, सब। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, नेटवर्किंग नहीं होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। अब नेटवर्किंग क्या होता है? कोई भी नेटवर्क पे अगर 8-10 कंप्यूटर अपन ऐड करें तो ये फिर नेटवर्किंग एक अलग चीज हो जाती है। आप कई बार देखा होगा किसी कंपनीज में या बैंक्स में एक नेटवर्क पे काम करता है सिस्टम, मतलब वो कंप्यूटर सारे शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं तो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। मतलब आपने जो सुना हो एक इंट्रानेट होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क को बोलते हैं। मतलब नेट तो है लेकिन प्राइवेट है, यहाँ हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, कुछ ही साइट्स हैं जिन पे एक्सेस मिलता है कंपनीज के एम्प्लॉयज को, तो इंटरनेट बोलते हैं उसको। और एक इंटरनेट आप जानते ही, इंटरनेट इज पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट इज प्राइवेट नेटवर्क। 104, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एंड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूजर होता है, मल्टीटास्किंग होता है। सिंगल यूजर समझ गए आप? विंडोज जो एक ऑपरेटिंग यूज तो एक ही यूजर कर पाएगा लेकिन टास्क उसमें कई सारे चल जाएंगे। तो इस आंसर हो गया सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली? कौन सी प्रोसेस? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंश्योर करती है कि जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट हैं
वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। इसका आंसर हो गया बूटिंग। बूटिंग भी दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है, आपने अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया और आधा घंटे 1 घंटे बाद खोला, तो ये हो गया कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग क्या होता है, आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लिया, तो उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो रीस्टार्ट और योर कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हेन द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, तो इसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो ये कोल्ड बूटिंग भी आप समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने रहते। जैसे अगर आप विंडोज वगैरह यूज करते हैं, ये सब पेड विंडोज रहते हैं, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये वही क्वेश्चन पूछ लिया, लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इट्स अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब इजीली अवेलेबल है और फ्री है। The process of transferring data intended for the peripheral device into disk so that it can be transferred to peripheral at more convenient time or in bulk is known as। से एग्जांपल से समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को। आप एक प्रिंटर है, आपने एक एक फाइल प्रिंट दी, उसके तुरंत बाद दूसरी दे दी, उसके तुरंत बाद थर्ड दे दी। लेकिन ये प्रिंटर है, इसमें एक भी फाइल नहीं आई, लेकिन इसमें प्रोसेस चालू हो गया और ये इस पर पहुंच गई है। इसके बाद तुरंत बाद ये होगी, उसके तुरंत बाद ये होगी। तो ये जो चीज रहती है एक के बाद एक काम करना, इसको बोलते हैं स्पूलिंग। ये वही पूरे क्वेश्चन में दे रखा है, आप पढ़िएगा। तो द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन आ गया, हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू द कंप्यूटर। तो क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, वही प्रोग्राम जो कि एक कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर, वही प्रोसेस, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये तरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम रहते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका आंसर भी हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज, वही लैंग्वेज सी होती है, सी प्लस प्लस, जावा। ये आपको पता ही है, सी किसने इन्वेंट की थी, डेनिस रिच ने, चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन और इन्होंने, जे गुजरात ने स्ट्रप, ये इंग्लिश नेम है इसलिए इतना डिफिकल्ट है। तो सी प्लस प्लस किसने फाइंड की, इन्होंने की, याद रखिएगा। जावा किसने की, जेम्स गॉसलिंग ने की। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है उसे असेंबलर बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर, तो फंक्शन क्या होते हैं असेंबलर के, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को असेंबलर का फंक्शन रहता है। तो कौन सा है, बेसिक टू मशीन, हाई टू मशीन, असेंबली टू मशीन लैंग्वेज, ये इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज व्हेनेवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन इज कॉल्ड। तो कोई भी अगर प्रोग्राम है, तो जो अपनी भाषा में अपन को समझ आए, अपन जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे पाइथन हो गई, जो वो लैंग्वेज जिसमें लिखा जाएगा वो अपन को समझ आए, उसे बोलते हैं सोर्स कोड। और कंप्यूटर उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रीड करता है। तो लेकिन जो ह्यूमन रीडेबल हो उसे हमेशा सोर्स कोड बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज। मतलब कोई भी प्रोसीजर है या उसका जो स्टेप बाय स्टेप जो टास्क रहता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोला जाता है। एल्गोरिदम क्या, कोई भी एक काम दिया आपको, ये लीजिए प्रोग्राम, और एक कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाइए, उसके आपको एल्गोरिदम दे देंगे किससे किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस रहनी चाहिए मेरे प्रोग्राम की। अच्छा, ये आर वर्ड दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड ऑफ इट्स ओन यूज, क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड। इस क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सूडो कोड बोलते हैं, जो कि क्रॉस रहता है बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सूडो कोड। विंडो एक्सपी कब रिलीज हुआ था, 2001 में रिलीज हुआ था विंडो एक्सपी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। विंडोज 7 जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज पता है फाउंड किया था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट हमेशा, जो इनके फाउंडर हैं, हमेशा रिच की कैटेगरी में रहते हैं, टॉप 10 में। कंप्यूटर अभी तक विंडोज के बिना कोई अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम आया नहीं है मार्केट में आज तक। आज भी विंडो 11 ही चल रहा है। व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर? काफी इजी क्वेश्चन। क्या है विंडो एक्सप्लोरर? पर्सनल कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क है नहीं, फाइल मैनेजर है नहीं, ड्राइव है नहीं, क्या है? इट्स अ वेब ब्राउजर। To open disk, mouse pointer is placed on a disk icon, then and then. Open disk, mouse pointer is placed on disk icon is called। अच्छा, मतलब अपन को डिस्क ओपन करनी है, माउस के पॉइंटर जो प्लेस कर दिया उस पर, तो क्या करना होगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी आप कंप्यूटर का किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन होता है। उसी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। टास्क बार कहाँ पे लोकेट होता है? आप कंप्यूटर की जब भी विंडो ओपन करेंगे तो सबसे नीचे एक पट्टी रहती है यहाँ पे। अभी जब विंडो 11 देखेंगे तो वो बीच में आ गया है यहाँ, लेकिन जो विंडो 7 तक थे उनमें यहाँ रहती थी विंडो, यहाँ क्लिक करते थे एक इतना बड़ा खुल जाता था। ये लाइन को क्या बोलते हैं? ये टास्क बार बोलते हैं। द एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। 123 का सेकेंड आंसर हो गया। द एक्सटेंशन ऑफ पेंट फाइल। अब पेंट फाइल PNG में भी सेव हो जाती है, JPG में सेव हो जाती है, BMP में। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये मतलब इमेजेस के एक्सटेंशन है, जो डॉट करके लिखते हैं फाइल का एक्सटेंशन बोला जाता है इन्हें। तो इनके फुल फॉर्म भी रहते हैं शायद। PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, JPG का जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मतलब ये JPEG होता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। व्हेन यू कट एंड कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन क्लिपबोर्ड बोला जाता है। कोई भी अगर आप फाइल या कुछ भी टेक्स्ट अगर आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड पे हो जाता है और फिर दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर दे दिया जाता है। ये भी एक टेक्निकल वर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट एट द एंड ऑफ द फाइल नेम? भाई अभी बताया, जो फाइल का जो नाम है उसके डॉट करके जो भी एक्सटेंड करते हैं उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तो क्या रहता है? वो फाइल एक्सटेंशन होता है। फिफ्थ आंसर हो गया। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट? डॉक। इजी आंसर है। अब देखिए, ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की रिप्रेजेंट कॉपी, पेस्ट और कट? कॉपी के लिए Ctrl+C यूज होता है, पेस्ट के लिए Ctrl+V और Ctrl+X। तो 128 का हो गया सेकंड। याद रखने का शॉर्टकट है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं आपको पता ही होगा, कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो Ctrl+C। कट और कॉपी में डिफरेंस, कॉपी मतलब इस फाइल से इस फाइल में, या कट किया है तो ये फाइल से हट जाएगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ भी बना रहेगा, यहाँ भी बना रहेगा। 129 देख लेते हैं। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, रीस्टार्ट के लिए क्या होता है यूज? एक तो ये होता है Ctrl+Alt+Delete, Alt+F4 भी करेंगे आप तो उसमें भी रीस्टार्ट के लिए वो एक विंडो खुल जाती है, इसे एंटर करके आप बढ़ सकते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू, अच्छा Alt+F4 क्लोज करने के लिए भी यूज होता है। मान लीजिए ये मेरा PPT खुला हुआ है, मैं इस पर Alt+F4 दबाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद अगर मेरी विंडोज में कुछ भी नहीं खुला फिर मैं Alt+4 दबाऊं तो एक विंडो खुलेगी जिसपे लिखा होगा कि आप सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, रीस्टार्ट। इसका आंसर हो गया Alt+F4। 31 पे चलते हैं। 31 के कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ द MS ऑफिस? MS ऑफिस का बेसिक सॉफ्टवेयर क्या है? ये MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, से सारे ही किसके हैं? MS ऑफिस के कंपोनेंट हैं। जो इनके यूजेस भी आपको पता होंगे, क्या क्या यूज रहते हैं। वर्ड आपको कोई भी टेक्स्ट फाइल वगैरह बनाने के लिए, एक्सेल डेटा के लिए रहता है, कैलकुलेटिंग डेटा, टेबुलेट फॉर्म में रहते हैं एक्सेल। और इन MS जो ऑफिस है इससे भी कई सारे शॉर्टकट वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में।
132 व्हाट इज द MS वर्ड? कैलकुलेटिंग टूल है, पेंटिंग टूल है, चार्ट है, नेटवर्किंग टूल है और डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है, आप लोगों को पता ही है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन? आई थिंक रिपीट हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डॉक रहता है। इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट ऑफ सेंटेंस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सिलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएगा आपको। अगर जो स्टार्टिंग का अगर आप पूछेंगे कि फॉन्ट चेंज करना है तो फॉर्मेट मेन्यू में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इनटू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज एडिटिंग। नो डाउट इजी है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइंग द टेस्ट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्जिन? तो क्या होता है? जस्टिफाई। जस्टिफिकेशन अलाइन के लिए रहता है। कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ कट कमांड, जो ऑलरेडी अपन एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, कट, कॉपी और पेस्ट, इसमें तीनों पूछा गया था। तो कट के लिए क्या होता है? कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल पी। और एक अंडू भी रहता है कंट्रोल जेड, रीडो के लिए कंट्रोल वाई, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी। कई सारे शॉर्टकट हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई वो नहीं है। ये प्रिंट डॉक्यूमेंट का पूछ लिया, कंट्रोल पी। 39 देख लेते हैं। टू मूव द बॉटम ऑफ द डाउन ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन, मतलब कोई आप वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, सबसे नीचे जाना है तो कट कंट्रोल प्लस डाउन की दबाएंगे तो आप उसके सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। टू अंडू द लास्ट वर्क, अंडू रीडो मैंने बताया, अगर आपने मान लीजिए मैं यहाँ लिखा नितिन और अब मुझे लगा कि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी तो मुझे अंडू करना है, तो ये वापस मैं कंट्रोल जेड जैसे ही दबाऊंगा एन हट जाएगा, फिर आई हट जाएगा, एक बार और दबाऊंगा तो टी हट जाएगा। कंट्रोल जेड इज यूज फॉर अंडू। कोई भी टेक्स्ट है, अब ये है, इसमें पूरा मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए दबा दूंगा तो मेरा पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल ए। टू ओपन अ न्यू MS वर्ड, और एक नई फाइल खोलनी है MS वर्ड के अंदर तो क्या? कंट्रोल एन। शॉर्टकट कीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ये। MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग, सेपरेट कैलकुलेशन रिप्रेजेंटिंग। एक्सेल हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, इसमें टेबलर फॉर्मेट की रहती है, ऐसे इसमें रो होती हैं, कॉलम रहती हैं, तो आप कुछ भी डालते जाइए टेक्स्ट में तो वो ऐड भी कर देगी बाय डिफॉल्ट। ऐड करना है, कैलकुलेट करना है, कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक्सेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसे डीप में सीखेंगे तो काफ़ी यूजफुल होती है एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग डॉक्यूमेंट? के लिए कौन सा यूज होता है? स्प्रेडशीट यूज होता है, स्प्रेडशीट। एक्सेल शीट डेटा कैन बी शेयर्ड विद वर्ड डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग एन एक्सेल इनटू वर्ड, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड, ठीक है। लिंक एक्सेल डेटा इन वर्ड, ठीक है। सब किसी भी तरह के लिंक कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Which of the following software application would be the most appropriate of performing numerical and statistic calculation? तो इसका डेटाबेस डॉक्यूमेंट सही आंसर है सेपरेट सीट है इसका। पावर पॉइंट आपको पता ही है, PPT बनाने का काम होता है, ग्राफिक पैकेज का अलग काम, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर और डेटाबेस डेटा स्टोर करने के यूज होता है। So anything that is a type in a worksheet appear in a formula bar only in active cell and both active cell and formula bar if in both active and cell। अब वर्कशीट अब जब आप खोलेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, वैसे बताऊंगा समझ नहीं आएगा। एक्टिव सेल और फॉर्मूला बार क्या होता है, बाय डिफॉल्ट उसे देख के आपको समझ आ जाएगा। एक्सटेंशन क्या होता है MS एक्सेल का? .XLSX। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर रिलेटेड टू सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट वर्कशीट, ठीक है, सेल, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। अब ये एक्सेल हो गई अपनी वर्कशीट। वर्कशीट तो इसी को बोलते हैं पूरी सीट को। सेल एक कॉलम, एक जो भी जिसमें डेटा रहता है, इसे बोलते हैं सेल। एक मिनट वो देख लेते हैं क्या हो गया इसे। हाँ ठीक है, तो जो इसमें कौन से टर्म है जो कि स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है, तो वायरस डिटेक्शन नहीं है, और इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला ऑफ एक्सेल? अभी अब एक्सेल टाइप करेंगे तो इसमें आप फॉर्मूला देखिए,
A2 A1 क्या है, ये सेल हैं, A2 A1 इनको ऐड कर देगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला टाइप करेंगे तो A2 में एक नंबर ऐड कर देगा, ये फॉर्मूला टाइप करेंगे तो भी A2 में 1 ऐड हो जाएगा। अब A1 प्लस A2 ये सेम ही है ये दोनों। तो जो वैलिड फॉर्मूला इसमें से जो नहीं है वो केवल ये है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें या तो इनटू लगाइए, इक्वल 1 इंटू A2 करिए तो एक्सेप्ट होगा। पहले तो नंबर से स्टार्ट ही नहीं करना है, A2 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 इसमें मल्टीप्लाई कर देगा। तो जो इनवैलिड फॉर्मूला है वो यही है। द फंक्शन टुडे, अब ये भी एक एक्सेल का एक फंक्शन है। आप कोई भी कॉलम में जाइए, इक्वल करके टुडे लिखिए तो ये आज की डेट बता देगा। अब आप उस एक्सेल को जब भी खोलेंगे तो वो यहाँ पे टुडे वाला फॉर्मूला लगाए, वहाँ आज की डेट बताएगा। तो क्या आंसर है इसका? सिस्टम टाइम इन सेल नहीं, सिस्टम डेट टाइम इन सेल, टाइम एट विच करंट फाइल वाज ओपन। जब भी वो फाइल ओपन होगी तो करंट डेट बता देगा। प्रेसिंग कंट्रोल F9 इन एक्सेल, इसका क्या मतलब? इंसर्ट प्रिंट 9 वर्कशीट, प्रिंट द शीट, प्रिंट 9 फॉलोड बाय स्पेस, इंसर्ट 9 सेल। अच्छा, ये करंट लोकेशन में 9 सेल को एंटर करने वाला भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर नन ऑफ द हो। कंट्रोल F9 आई थिंक मिनिमाइज कर देता है वर्कबुक को ना, विंडो। मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा आप, कंट्रोल F9 मिनिमाइज कर देता है। आप जब भी एक्सेल में काम करेंगे तो उस जो भी वर्कशीट है उसको मिनिमाइज कर देगा। टू सिलेक्ट एंटायर रो विच शॉर्टकट इज यूज्ड, एंटायर रो को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो क्या यूज होगा? शिफ्ट प्लस स्पेस। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, अब ये जो आप देख रहे हैं पीपीटी सब प्रेजेंटेशन चल रहा है, किसमें यूज होता है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो अपना क्या बोलते हैं एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीपीटीएक्स। डॉट पीपीटीएक्स याद करने की चीज है। जो मैक्सिमम अगर अपन कोई भी जैसे प्रेजेंटेशन जो चल रहा है मैं इसको जूम करना चाहूँ तो कितना परसेंट में जूम कर सकता हूँ? तो 400 इज द मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, तो क्या है? कंट्रोल प्लस होम आपको पहली स्लाइड पे ले आएगा। जैसे अभी आप ये पीपीटी देख रहे हैं और मैं अभी इस पर कंट्रोल होम दबा दूं तो ये मेरे को मेरी पहली स्लाइड में ले जाएगा, फर्स्ट जो भी स्लाइड होगी उस पर। इसका आंसर हो गया कंट्रोल प्लस होम। विच की इन द कीवर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, स्लाइड शो चलता है आपको पता होगा। अगर आपने पीपीटी पर काम किया है, पीपीटी बना दोगे तो आप F5 दबाओगे तो इस पर स्लाइड शो चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, तो जो डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐसे एक्सेस बोलते हैं, एमएस एक्सेस अगर आपने सुना हो, तो ये डेटा स्टोर के लिए यूज होता है। 60 देख लेते हैं, 60 का आंसर है व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस, डिफॉल्ट साइज क्या है? 50 है एमएस एक्सेस का। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट इज अ पैटर्न ऑफ वर्कशीट, ठीक है। हेडिंग, टाइटल, थीम, जो बेसिक टेम्पलेट है पैटर्न ऑफ वर्कशीट है। आपने कोई भी वर्कशीट बनाई, एक इसका पैटर्न बना है। जैसे अब ये आप पीपीटी देख रहे हैं तो आप में पीछे देख रहे हो आप बैंकिंग ट्यूब कॉमन लिखा आ रहा है, इधर बैंकिंग ट्यूब कॉमन, ये इंस्टाग्राम कॉमन। तो ये क्या है? एक तरह की टेम्पलेट है। इसमें जो चेंज हो रहा है बीच में केवल क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ये पैटर्न ऑफ वर्कशीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62, ईमेल क्लाइंट इज द फीचर ऑफ, ईमेल क्लाइंट किसका फीचर है? वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का, आउटलुक। ये आउटलुक का। आउटलुक आप जैसे कि जीमेल चलाते हैं वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म एमएस आउटलुक, तो आउटलुक में आप ईमेल आपका रन करा सकते हैं। तो 163 क्वेश्चन देख लेते हैं, is a collection of data that is stored electronically as a series of record in a table. What is the correct answer? Database. Collection of data that is stored electronically as a series of record in a table. टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, तो उसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली सीरीज ऑफ, किस क्या बोलते हैं? डेटाबेस। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड द, तो इसे भी डेटाबेस ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65, विच टाइप ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्री और नोड,
जब भी ट्री आए, इस तरह कोई भी वर्ड आए तो हायरार्की बोलते हैं उसे। तो 4-5 तरह के डेटाबेस होते हैं। रिलेशनल RDBMS सुना होगा आपने, नेटवर्क डेटाबेस होता है, तो ऐसे एक हायरार्किकल डेटाबेस होता है। डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखिए अगर कि ट्री नोड की तरह या फैमिली नोड की तरह अगर कुछ भी डेटा बन रहा है, जैसे ये इसके नीचे 2 और इनके नीचे 2 तो हायरार्की डेटाबेस होता है। जैसे आपने एक टोपोलॉजी पढ़ा हो, नेटवर्किंग में टोपोलॉजी भी होता है, तो उसमें भी एक ट्री टोपोलॉजी होती है, तो उसमें भी इस तरह से ही बनता है। तो वैसे एक डेटाबेस हायरार्की डेटाबेस है। 66 देख लेते हैं। द डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन इन रो एंड कॉलम, ब्लॉक्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो रो और कॉलम में पता ही डेटाबेस टेबल के फॉर्मेट में सेव करता है डेटा। डेटा डिवाइस दैट कुड बी यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ डेटाबेस आर कॉल्ड, जो इनपुट यूज टू इनपुट डेटा इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस में इनपुट के लिए फैक्स रोल यूज नहीं होता, मॉनिटर यूज नहीं होता, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन। हाँ, टच स्क्रीन है अगर तो आप डेटा दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं। थर्ड इज परफेक्ट आंसर। Are distinct item that don't have much meaning to you in given context. So field are distinct item that do not have much meaning to you in given context. हाँ, 169 देख लेते हैं। रोज ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड। अब ये रो है, रो को जो DBMS की भाषा में टपल बोलते हैं, याद रखिएगा। रिलेशनशिप जो होता है वो है टपल। इन द रिलेशनल मॉडल कार्डिनलिटी इज द टर्म ऑफ, टर्म बोलते हैं कार्डिनलिटी, इसका क्या मतलब? काफी एक्टिव हो गया, काफी लंबा खिंच गया है वीडियो। तो ये याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ रोज रहती हैं इनको टपल्स बोलते हैं, और नंबर ऑफ टपल को कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो रो के लिए 3 टर्म यूज होते हैं। टपल, एक रो के लिए यूज होता है टपल और एक कार्डिनलिटी। जब भी डेटाबेस में 2 वर्ड आए रो के, तो टपल या कार्डिनलिटी, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये याद रखने का, होगी डिस्क्रिप्शन में काफी लेंथी है। अब ये देख लीजिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। मतलब इसमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आपको डेटा एलिमेंट बताएंगे, कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, किस तरह से जो इसका बेस्ट है। तो कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, कैरेक्टर, डेटाबेस, बिट वाइड कैरेक्टर, इसका जो ये वाला ठीक है। कैरेक्टर के बाद फील्ड वर्ड है, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, फाइल से डेटाबेस। थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। विच विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। DBMS सॉफ्टवेयर में से कौन सा नहीं है? नोट। अब ये क्वेश्चन इस तरह के जरूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में नोट लगा रहता है, अपन ध्यान नहीं देते, अपन को पहला ऑप्शन लगा हाँ डीबीएस तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और आगे बढ़ती है। तो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर? तो डीबेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल आपको पता ही है ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक डेटाबेस 2000, ये नहीं है। सिसबेस भी होता है सॉफ्टवेयर, ओरेकल तो अपन सब पढ़ते ही हैं हमेशा, फॉक्स प्रो भी है। हाँ, डेटाबेस 2000 इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्ट ऑफ DBMS मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज, 3 लेवल का आर्किटेक्ट होता है, वही डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। तो डेटाबेस का आर्किटेक्ट होता है वो 3 लेवल का होता है। द कोड दैट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू परफॉर्म देयर डेटाबेस टास्क इज रेफर टू बी SQL। जो मतलब डेटाबेस में अगर अपन रन करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है और कोई भी चीज एंटर करनी है, तो जो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है या टास्क है, उसे SQL बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब एक कमांड देंगे जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, वही है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज, बस इसका फुल फॉर्म याद रखिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 75 मीन द डेटा कंटेंट इन अ डेटाबेस एक्यूरेट एंड रिलायबल। इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। जो डेटाबेस की जो भी फैसिलिटी है, क्या वो है, जो टर्म है, वो ये सारी है, डेटा रिडंडेंसी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। तो इसका इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? डेटा एक्यूरेट हो और रिलायबल हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस आर यूज्ड? बैंकिंग में यूज होता है डेटाबेस, बिल्कुल होता है। फाइनेंस में, सेल्स में, ऑल ऑफ दिस। ओरेकल क्या है? ओरेकल DBMS है और RDBMS। और परफेक्ट आंसर, आर का मतलब रिलेशनल,
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 78 देख लेना, द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इन डेटाबेस इज टू। अब ये थोड़ा ठीक है, समझना जरूरी है। प्राइमरी की फॉरेन की दो टेबल है मेरे पास, एक ये है एक ये है। अब इसमें एक की है रो वाइज, जैसे ये एम्प्लॉय है उसकी टेबल है, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि जिस भी कॉलम से हम यूजर को फाइंड कर लें इजीली, तो कौन सी चीज है जो उसमें कॉमन नहीं होगी, वो होगी एम्प्लॉय आईडी, वो सबकी यूनिक होगी, इसलिए उसे प्राइमरी की बोला जाता है। तो क्या है, यूनिक आइडेंटिटी आर रिकॉर्ड होती प्राइमरी की। और फॉरेन की क्या होती, ये एम्प्लॉय टेबल है, ये टीचर टेबल है, तो ये टीचर टेबल में एक एम्प्लॉय आईडी भी होगी साथ में, तो एम्प्लॉय, लेकिन इसकी जो प्राइमरी की होगी वो टीचर की आईडी होगी, वो यूनिक आईडी। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे कॉमन होगी कि ये सारे स्टूडेंट इस टीचर के क्लास हेड है, मतलब कोई भी क्लास हेड उसके सामने, तो यूनिक यहाँ पे क्या होगा, टीचर की आईडी। तो बस कॉमन सी बात इतनी सी याद रखिए मोटे मोटे तौर पे कि जो भी यूनिक होती है टेबल में, यूनिकली फाइंड करने के लिए कॉलम एम्प्लॉय आईडी, वो होती है प्राइमरी की, यूनिक आइडेंटिटी रिकॉर्ड। सो which of the following type of a table constraint will prevent the entry of, वही प्राइमरी की, डुप्लीकेट एंट्री जिसमें ना हो। is a primary key of one file that also appear in another file। फॉरेन की ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो टेबल हैं, इसकी प्राइमरी की अगर इसमें है, इससे इसका जो रिलेशन है तो वो फॉरेन की कहा जाएगा। The particular field of a record that uniquely identify each record is called primary field। अब ये आपको डीप लग रहे होंगे क्वेश्चन काफी, पर इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ कुछ आ ही जाते हैं। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड, फॉरेन की। दो टेबल के बीच अगर रिलेशन है और पूछा है किस की के थ्रू होगा, तो इसका आंसर फॉरेन की। ये दो तीन की हैं, इनको तो याद रखिए। प्राइमरी की बताई थी आपको, यूनिक आइडेंटिफाई करना हो किसी भी टेबल में, यूनिक होगा वो। और फॉरेन की वही प्राइमरी की किसी दूसरे टेबलों को जो रिलेशन बना रही है, तो वो फॉरेन की कहलाई जाएगी। Data duplication waste the space but also promote a more serious problem called data inconsistency। अब ये डेटाबेस की जो होते हैं, विच डेटाबेस लैंग्वेज इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा इन, अब ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप फुल फॉर्म यूज करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक डीक्यूएल होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डीएमएल है। और फुल फॉर्म याद रखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल, डेटा क्वेरी। अब ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, ईआर डायग्राम जैसे बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डेटाबेस के अंदर ही होता है। इसके अंदर पूछ रहा है एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एंटिटी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। मतलब कोई भी दो टेबल हैं, तो एक ये जो रिलेशन होगा ये हमेशा रेक्टेंगल में आता है। यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल है और ये स्टूडेंट टेबल है, ये इनके एट्रीब्यूट हमेशा इक्लिप्स से करेंगे शो। एट्रीब्यूट होगा इक्लिप्स, इनका रिलेशन यहाँ पर डायमंड उससे बनता है, और ये रहता है रेक्टेंगल फॉर्म में एम्प्लॉय का जो भी टेबल का नेम। टेबल यहाँ पे क्या पूछा है, जो एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल। रिलेशनशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑल ऑफ दीज, वन टू वन भी कर सकते हैं रिलेशन, मैनी टू वन, वन टू मैनी, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अभी आप जो समझिए डिफिकल्ट चल रहा है, ये डीबीएमएस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ही क्वेश्चन लिए मैंने बेसिक बेसिक, इसके बाद अपने और जो मॉडर्न टाइम के अभी के जो एआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे हैं। इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेशन लिंक, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन, डेटा कम्युनिकेशन ऑफ, नहीं, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, और ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। 188। अब ये चैनल है, इनके बारे में भी आप थोड़ा तो नॉलेज हो गई आप। अब सिंप्लेक्स होते हैं, डुप्लेक्स होते हैं, बता देता हूँ। डुप्लेक्स के अंदर दो आते हैं,
जस्ट अ मिनट गाइस, ये एक मिनट। यस, तो सिंप्लेक्स होता है एक, उसके बाद होता है डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, केवल एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है टीवी। टीवी सिंप्लेक्स है क्योंकि केवल उधर से ही डेटा आता है, अपन यहाँ बैठ के देख रहे होते हैं, अपन कुछ नहीं बता पाते। उसके बाद आता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के अंदर कौन सा आता है, वॉकी टॉकी समझ लीजिए। वॉकी टॉकी में दोनों तरफ से बातें होती हैं लेकिन एक बार में नहीं होती। ये जब बोलेगा तो ये नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा तो ये नहीं बोल पाएगा। और फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से, जो कि अपने टेलीफोन वीडियो कॉल करते हैं अपन, साथ में भी बात कर सकते हैं। तो इन सिंप्लेक्स ना, फ्लो ऑफ द डेटा ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। 189 189 क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड। कंप्यूटर एंड कीबोर्ड के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हमेशा सिंप्लेक्स होगा। क्यों होगा? अब इसको भी तो आप समझ गए होंगे कि मतलब अब कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड से इनपुट नहीं आ पाएगा, वो एक अलग प्रोसेस है। 190 देख लेते हैं। 190 क्या कह रहा है, मोबाइल फोन इज एन एग्जांपल। किसका एग्जांपल है, फुल डुप्लेक्स। ऑलरेडी समझा चुका हूँ, हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी। अब एग्जांपल से याद रखिए, हमेशा याद आ जाएगा। टीवी याद रखिए सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स याद रखिए वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स याद रखिए मोबाइल फोन। कभी नहीं भूलेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड। सबसे हाई स्पीड में जो होती है वो होती है अपनी फाइबर केबल। अभी आपने सुना होगा जियो फाइबर आ गया है, बीएसएनएल फाइबर आ गया है, सब फाइबर लाइन डल गई है। काफी स्पीड में डेटा ट्रांसमिट होता है। 100 Mbps की स्पीड तक का डेटा आज आपको फाइबर के थ्रू मिल रहा है, ये जियो फाइबर। बाकी ये केबल्स के भी याद रखिए, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर। आपने ऐसी जो क्रॉसिंग ट्विस्ट करती हुई पेयर होती है, केबल होती है, उन्हें ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल, वायरलेस। ऑलरेडी जहाँ केबल का यूज नहीं हो रहा है लेकिन डिवाइस कनेक्ट है, उसे वायरलेस बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन। तो इसमें जो फास्टेस्ट है वो जीबीपीएस है, गीगाबाइट पर सेकेंड। केबी उससे छोटा, नहीं, केबी से छोटा एमबीपीएस, एमबीपीएस से छोटा केबीपीएस, इससे छोटा बीबीपीएस, और बैंडविड्थ उसकी स्पीड को बोला जाता है बैंडविड्थ। 94 देख लेते हैं। व्हाट डू वी कॉल द अरेंजमेंट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। तो क्या होता है, नेटवर्क। कई नेटवर्क कनेक्टेड है बाय केबल्स, दो और उससे ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक नेटवर्क बोल देंगे अपन। जो अपन आप देखते होंगे बैंक वगैरह में, तो एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं सारे सिस्टम। What do we call a network whose element may be separated by some distance? It usually involve two or more network and dedicated high speed telephone line. क्या होता है, LAN, LAN, मैन, वैन, उनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखिए। एक छोटा नेटवर्क होता है उसे हमेशा LAN बोलेंगे, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा मैन, मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। तो ये इनकी कैटेगरी होती है, सबसे छोटा LAN, मैन और फिर वैन। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप वेबसाइट होती है उसका जो भी सोर्स होता है, https.bankingtube.com। तो ये एक यूआरएल है। सर्वर जहाँ डेटा स्टोर होता है, फिजिकली भी सर्वर होते हैं और आजकल क्लाउड पे भी सर्वर अवेलेबल है। 196 देख लीजिए। अल्टरनेट नेम ऑफ कंप्लीट इंटरकनेक्टेड। अब टोपोलॉजी भी कई तरह की होती है। मैश टोपोलॉजी, 5 कंप्यूटर है, 4 मान लीजिए, ऐसे भी कनेक्ट है, 5 मान लीजिए, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, और ये आपस में भी। ये हो गई मैश टोपोलॉजी, मतलब दिखने में गंदी सी भी लग रही है, सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्ट रहते हैं। स्टार में क्या होता है, बीच में एक डिवाइस होती है और इससे सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, ये ट्री की तरह जो रहती है, इसके नीचे दो, इसके नीचे। और रिंग टोपोलॉजी, एक रिंग बना के। और एक इसके अलावा होती है बस टोपोलॉजी, तो वो ऐसे लाइन से बस से बनती है। तो क्या पूछ रहा है, अल्टरनेटिव नेम ऑफ कंप्लीट इंटरकनेक्टेड। तो कंप्लीट इंटरकनेक्ट केवल मैश टोपोलॉजी में होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म याद रखिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, एमओ और डीईएम। इसका जो मेन फंक्शन होता है, कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, जैसा भी आप देंगे, तो इसलिए उसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है।
इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स। अब ये याद रहे किससे रहता है, रिंग से। रिंग में हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, तो हर नोड किसी दूसरे दो नोडों में जुड़ी होगी। तो इसका समझ गए आप, जो मैंने पहले भी सारी ये टोपोलॉजी समझा चुका हूँ। बस की तरह ऐसे दिखने वाली टोपोलॉजी होगी, बस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। स्टार टोपोलॉजी बीच में एक होगा, चारों तरफ स्टार, मैश सारी इंटरकनेक्टेड रहेंगी। 198 इसका हो गया रिंग टोपोलॉजी। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर इंटरनेट। इजी आंसर है, कुछ टफ नहीं है। व्हाट डज, अब आईएसपी क्या होता है, और डिटेल में तो छोड़िए, क्या समझाएंगे। आईएसपी का मतलब फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे क्या समझाएं। जो बीएसएनएल है क्या है, आईएसपी है, जियो है, आईएसपी है। जैसा वो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं तो इसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो 201 देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, तो जो इंटरनेट के लिए जो स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोसेस जैसे फॉलो करते हैं, उसे टीसीपी आईपी बोलते हैं। फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पूरा मेथड है, वैसे समझना ठीक नहीं है, काफी लंबा चला जाएगा। जावा आपको पता ही है, एक लैंग्वेज है। HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। HTML ये आपके जो वेब ब्राउजर होते हैं, इनको राइटिंग के लिए यूज होती है। HTML में राइट होते हैं वो सारे प्रोग्राम। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एफटीपी, एफटीपी स्टैंड करता है क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म है एफटीपी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वही HTML इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइन, मैंने अभी आपको बताया ही था। जो HTML यूज होती है वेब पेजेस के डिजाइनिंग के लिए होती है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट, ये दो तो है ही नहीं, हाई आई तो है नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, ये जो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए होता है, HTTP। जब भी आप कोई वेबसाइट करेंगे तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके आगे एक एस भी लगा आता है, तो इसका एस का मतलब है सिक्योर। HTTPS मतलब वो वेबसाइट सिक्योरली अगर अपन उसे सर्च करें तो। टेलनेट क्या है, टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, ये रिमोट एरियाज के लिए यूज होता है, रिमोट एक्सेस के लिए, सॉरी रिमोट एरिया नहीं, रिमोट एक्सेस के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल फैसिलिटी, के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है SMTP। WW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के बारे में तो सब जानते ही, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन हो, एक वेबसाइट हो किसका कलेक्शन हो, कई सारे वेब पेजेस का। जब भी आप जाइएगा, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, होम पे क्लिक करेंगे तो अगला वेब पेज खुल जाता है। आपने लगा iPhone 15 चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब खुल जाएगा, तो नेक्स्ट टैब इज अनदर वेब पेज है, लेकिन है उसी वेबसाइट का हिस्सा। कई सारे वेब पेजेस मिलके वेबसाइट बनती है। अब वेबसाइट, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग। एजुकेशन के लिए अब ये डोमेन देते हैं, आप डोमेन के www.bankingtube.com। अब मेरी मान ली मैं डॉट एजुकेशन लेना चाहूँ, एजुकेशन चैनल है तो डॉट एजू मेरा डिफाइन कर देगा। कोई भी इसे देखेगा .edu लगा है तो मतलब ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, .com लगा है तो मतलब कमर्शियल है, ORG लगा है तो ऑर्गेनाइजेशन, .gov भी देखा होगा मतलब वो गवर्नमेंट की साइट है। करेक्ट आंसर .edu। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, कौन सा इंटरनेट, ये वेब ब्राउजर है। फ्लैश, गूगल इज अ सर्च इंजन, फायरफॉक्स भी क्या है, वेब ब्राउजर है। ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, या गूगल क्या है, सर्च इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल, डॉट होता है, @ होता है, स्पेस ही है। अगर आप कोई भी जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, उसमें ऐसे अपनी है बैंकिंग ट्यूब @gmail.com, तो आप किसी भी मेल आईडी में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। तो इसमें वही पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं, डॉट आप यूज करते हैं, @ आप यूज करते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेस नहीं छोड़ सकते। द प्रोसेस ऑफ ट्रेंडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट, पता ही ई कॉमर्स बोलते हैं, जो फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन पे जो भी आप सेल करते हैं, खरीदते हैं, इसको ई कॉमर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब कुकी स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर, अब कुकीज क्या होती हैं, आपने मान लिया सर्च किया आईफोन,
आईफोन सर्च किया तो वो आपके कहीं ना कहीं वो वेबसाइट है, वेब पेज है, आपके में स्टोर हो गया कुकीज में, ब्राउजर की कुकीज में ऐड हो गया। जब भी आप अगली बार आईफोन सर्च करेंगे तो वो पेज तुरंत खुल जाएगा, वो उतना समय नहीं लेगा जितना का मतलब है स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी कुकीज में। इसलिए कई बार बोलते हैं सिस्टम नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो बोलते हैं कुकी क्लियर कर लीजिए अपनी, मतलब खाली कर दीजिए डेटा। A host of the internet find another host by its IP एड्रेस। IP एड्रेस हमेशा कॉमन रहता है एक नेटवर्क का। अगर मैं जहाँ यूज कर रहा हूँ, मैं जो नेट कनेक्ट है मेरा, तो मेरा कुछ होगा IP 10.18.264 या 192.164, मेरा एक कॉमन IP एड्रेस होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस। दो एड्रेस होते हैं, IP एड्रेस, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस डिवाइस के लिए यूज होता है, IP एड्रेस नेटवर्क के लिए यूज होता है। आप अपना मोबाइल भी चलाते हैं तो आपके मोबाइल का एक मैक एड्रेस होगा और एक IP एड्रेस होगा। Which of the following is an example? ROM is a non volatile memory है, ऑलरेडी बता ही चुके हैं। रैम वोलेटाइल रहती है। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। व्हाट डज द फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइट यूज करती हैं और डेटा ट्रांसमिट के लिए। अब ये काफी डिटेल वाला टॉपिक है, अभी नहीं समझा सकता हूँ और ना यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। इट इज द व्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। आया कोई आपके और आपका जो सिस्टम है उसे क्लियर देख लेगा कि ये अनऑथराइज एक्सेस से आ रहा है, उसे स्पैम में डाल देता है ऑलरेडी। और जब भी आप एक जीमेल खोलेंगे आपका, तो यहाँ पे कॉलम रहते हैं, इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट और एक होता है स्पैम। तो आप स्पैम में कई सारे मेल देख लेंगे जो अनऑथराइज वेबसाइट से आते हैं वो ऑलरेडी। यू कैन डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर यूजिंग, क्या यूज मतलब काफी इजी है, पर फिर भी क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बाइनरी नंबर? कौन सा इसमें वैलिड? 1010। बाइनरी नंबर हमेशा याद रखिए, इसमें 0 और 1 ही होते हैं और कोई नंबर ही नहीं होता। तो इसमें 2 आ गया, इसमें 4 5 6, इसमें यहाँ तक तो ठीक था, इसमें लास्ट में 8 आ गया। 1010 को बाइनरी नंबर बोला जाता है। मेमोरी इज नोन एज अ टेम्परेरी मेमोरी। रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। रैम में अगर कुछ है, तो अगर आपने एकदम सिस्टम डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो रैम का जो मेमोरी है वो डिलीट हो जाती है उसमें से। विच कमांड इज यूज टू परमानेंट डिलीट करना है, कुछ शिफ्ट डिलीट दबा देते हैं। शिफ्ट डिलीट इज अ शॉर्टकट की टू डिलीट परमानेंट। मालवेयर क्या है? मालवेयर एक तरह का प्रोग्राम है। कोई भी चीज है, एक पेन ड्राइव है, हर चीज प्रोग्राम से बनी रहती है। जब भी आप पेन ड्राइव खरीदे, मान लीजिए आपने 8 GB की पेन ड्राइव खरीदी, और जब वो पेन ड्राइव को लगाएंगे तो उसमें लिखा होगा 7.9 GB, अब 7.8 GB, तो बाकी का इतना 0.20 कहाँ गया? तो वो 0.20 में उसका एक प्रोग्राम स्टोर है जिससे वो पेन ड्राइव रन कर रहा है। तो जो भी ये भी मालवेयर एक तरह का वायरस होता है, तो ये भी एक प्रोग्राम की तरह वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computer is called virus। अगर कोई प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है आपके कंप्यूटर या डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उस प्रोग्राम को क्या बोला गया है? वायरस। worm is a program that infect computer and separate by inserting copies of itself। मतलब जो सेल्फ रिप्लेटिंग वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं, उसकी कॉपी बनाते जाते हैं। उसका आंसर है सेल्फ रिप्लिकेटिंग। 24। हैकर्स ऑफन गेन एंट्री टू अ नेटवर्क वी प्रेजेंटेड टू बी लेजिटिमेट। मतलब आईपी स्पूफिंग क्या होता है? आपसे आपने कोई वेबसाइट पर गलती क्लिक हो गया, उस पर लिखा है कि भैया आपका ये है, आप हम एक बेसिक वो वेबसाइट है जिस पे क्लियर डेटा लेते हैं, तो आप हमारा डेटा, आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी डाल देंगे, वो आपका आईपी एक्सेस कर लेंगे। आईपी स्पूफिंग आपको ऐसा लगेगा कि भाई चीजें नॉर्मल हो रही हैं, पर वो एक्सेस में होती हैं उनके। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर, एक कंप्यूटर में ऑलरेडी एक फीचर आता है फायरवॉल। फायरवॉल अगर आपको ऑन है तो आपका जो एक्सटर्नल है एक्सेस कम होता है। द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हर सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस होता है। जैसे आप विंडो भी परचेस करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेस करेंगे, तो उनका एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, वो आपको पास होना चाहिए, तब आप चीजें एक्सेस कर पाएंगे।
जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? बिजनेस सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, आई थिंक सिक्योरिटी वाज द चारों ऑप्शन है सिक्योरिटी, ठीक है सिक्योरिटी। विच वन इज अ सुपर कंप्यूटर? तो इनमें सुपर कंप्यूटर परम पता ही है, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, अनुराग भी सुपर कंप्यूटर है, और वर्ल्ड का पहला सीडीसी 6600। डीवीडी क्या फुल फॉर्म है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कई जगह कह देते इसको। और अगर दोनों ऑप्शन है तो आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हमेशा चूज कीजिए। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। 32 क्या कह रहा है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ओएमआरसी। विच आर हेक्साडेसिमल 0 to 9 और A to F? 10 तो हो ही नहीं, A to E मतलब 16 डिजिट तक इसमें हेक्साडेसिमल नंबर रहते हैं, तो लेकिन अपन 16 लिख नहीं सकते, तो 10 के बाद से A to F होता है वो। Who introduced the digital online cryptocurrency known as सतोशी नकामोटो? अब बिटकॉइन क्या होता है? एक जे थोड़ा समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे काम करते हैं। बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है, मतलब क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो नाम याद रखिए, कहीं पूछ लें क्रिप्टो करेंसी इनमें से कौन सी नहीं है। कई सारी क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में अवेलेबल है। ब्लॉकचेन भी होती है। ब्लॉकचेन क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन पीर टू पीर नेटवर्क। बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन। अब ये भी काफी आपने अभी हाल ही में न्यूज में सुना होगा, चैट जीपीटी, और इनसे भी क्वेश्चन बनने हैं आजकल के। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक प्रोग्राम है, और आज के टाइम चीजें इतनी आसान है, आपको कुछ भी करना है तो बस आपको कहना है। तो अगर आपको पढ़ाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम, तो चैट जीपीटी आपको एक प्रॉपर अपने दिमाग के हिसाब से एक सोच के आपको बना देगा। तो इस तरह के कई सारे पोर्टल अब बन चुके हैं चैट जीपीटी के। गूगल इज एन एग्जाम्पल, पोर्टल है, इंटरनेट है। गूगल एक सर्च इंजन का, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्च इंजन है, क्या नाम है उसका? कमेंट में लिख के बताइए आप मेरे को। Granting an outside organization access to internet web pages often implemented using extranet। मतलब अब तीन चीजें होती हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रा। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, आप कोई भी इसमें आ जा सकता है। इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। अब इसमें थर्ड क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क में से अगर अपन बाहर से किसी कंपनी या किसी यूजर को एक्सेस देना चाहें तो उससे बोला जाएगा एक्स्ट्रानेट। ये तीनों चीजों का डेफिनेशन याद रखिए। While browsing the internet, which of the following key is used for full screen? F11 is used for full screen. SEO is full form is a search engine optimization। आप भी कभी YouTube पे चैनल बनाएंगे तो एक SEO वर्क करता है। आप क्या सर्च हो रहा है तो आपकी वीडियो जो ऊपर कैसे आएगी, तो उसके कीवर्ड कई सारे डालने पड़ते हैं। जैसे कंप्यूटर का वीडियो है तो कोई कंप्यूटर सर्च करे तो भी आए, कोई IBPS RRB स्किल 2 सर्च करे तो भी आए, कोई IPS RRB सब्जेक्ट कंप्यूटर सर्च करे तो भी। तो एसईओ होता है, तो इस तरह वर्क करता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिफॉल्ट साइज क्या होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का? A4। डॉट बीएमपी एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पेंट का एक्सटेंशन डॉट बीएमपी है, हालांकि डिफॉल्ट जो होता है, पर आप उसे जेपीईजी या पीएनजी में भी ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बायोमेट्रिक? रेटिना स्कैन बायोमेट्रिक है, इरेज स्कैन फेस भी बायोमेट्रिक है, पाम, ठीक है। तो नन ऑफ दीज आई थिंक आंसर। A set of rule telling the computer what operating to be performed is called a programming language. Which of the following is not a high level language? तो C high level है, C++ है, Java है, PHP भी high level language है। I think opcode is the correct answer. 2 nibble is equal to 8 bit. 1 nibble is equal to 4 bit. So 2 nibble is 8 bit. Which of the following shortcut key is used for print preview? I think control F2 होता है। प्रीव्यू के लिए F2 है और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन फॉर इमेज, इमेज के लिए तीनों, ये इमेज के एक्सटेंशन है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म है जेपीईजी है, यस जेपीईजी। जॉइंट पिक्चर ग्रुप और जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज जेपीईजी। ये तीनों फॉन्ट इमेज के हैं। फुल फॉर्म याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं। और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। ये जो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है अमेरिकन, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये। वार्म बूटिंग व्हेन अ कंप्यूटर रीस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द की। पहले भी हो चुका है, रिपीट हुआ है, कंट्रोल अल्ट डिलीट की। तो गाइस ये लगभग 250 क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए। गाइस लाइक करिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।